बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो बाकायदा डिफरेंशियल ज्योमेट्री को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है? डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। हम ज्योमेट्रिक फिगर्स को जो है वो मुख्तलिफ हवाले से जो है वो डिस्कस करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री है या प्रैक्टिकल जो है वो ज्योमेट्री है। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक फिगर्स को इसके अंदर हम जो है वो स्टडी करेंगे बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ कैलकुलस। अब कैलकुलस के जो मेथड्स हैं, कैलकुलस के मेथड्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स वगैरह आते हैं। तो इसका मतलब हमने जो डिस्कशन करनी है ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, कर्व्स की और प्लेन्स की, इनिशियली जो है वो हम बेसिकली किस में आएंगे, इन पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी थ्योरी जो है वो क्या होगी, कर्व्स की और सरफेस की हम बात करेंगे, इमेंडेड इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। जो किसके अंदर होगी? 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो है वो बात होती है, 3 डायमेंशन की जो है वो बात होती है, जिसमें यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लेते हैं। उसके अंदर बेसिकली जो है वो बात होगी। तो इसमें हम जो हमारा जो कोर्स है उसमें जो पहला पोर्शन है, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हमने कर्व्स को डिस्कस करना है, फिर हमने प्लेन्स को डिस्कस करना है। तो अब हमारा टॉपिक है रेगुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कर्व्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, रेगुलर रिप्रेजेंटेशन से जो है वो हम क्या मीनिंग लेते हैं। ठीक है, रेगुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कर्व, तो उसका जो है वो क्या मीनिंग होगा? बाय ए रेगुलर रिप्रेजेंटेशन, बाय ए रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि कोई भी फंक्शन जो है वो स्टूडेंट्स, उसको हम जो है वो मेन जो डिवीजन करते हैं वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में जो है वो डिवीजन करते हैं। उसके बाद हम जो तीसरी जो है वो फंक्शन की डिवीजन लेके आते हैं वो है पैरामीट्रिक, कि जब एक्स वाई जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करें, किसी पैरामीटर के ऊपर जो है वो डिपेंड करें, यानी कि उसका जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं E3 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका हर पॉइंट जो है वो उसके जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड। अगर हम जो है वो इस एक्स वाई जेड को डिफ़ाइन करें विद रिस्पेक्ट टू दी पैरामीटर, तो वो होगा पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो हमने बात करनी है कि पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कब रेगुलर होगी। तो बाय ए रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी मीन ए वेक्टर फंक्शन, वी मीन ए वेक्टर फंक्शन। तो अब ये देखें, सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट ही जो हमने बात की कि मेथड ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस कहाँ से स्टार्ट होता है? कैलकुलस जो है वो फंक्शन की बात करता है, फंक्शन की बुनियाद पे जो है वो लिमिट को डिस्कस करता है, लिमिट के बाद डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स की बात करता है। तो वो कहता है कि वही मीन ए वेक्टर फंक्शन, और वेक्टर फंक्शन जो है वो आप ये कह लें कि x इज़ इक्वल टू xt है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये फंक्शन है जिसमें जो t है दैट बिलोंग्स टू इंटरवल। t जो है वो किसी इंटरवल को जो है वो बिलोंग करेगा, वो इंटरवल जो है वो डिफ़ाइन भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है वो क्या है, वेक्टर फंक्शन है। अब फंक्शन भी जो है वो स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक स्केलर फंक्शन होता है और एक वेक्टर फंक्शन होता है। स्केलर फंक्शन ये होता है कि अगर आप कोई पॉइंट उसकी इनपुट लें तो आउटपुट जो है वो कोई एक स्केलर नंबर आती है। लेकिन वेक्टर फंक्शन में जब आप जो है वो क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, कोई पॉइंट इनपुट लेंगे, तो जो आउटपुट निकलेगी वो एक वेक्टर होगा। और वेक्टर के हमारा जो है वो किसके अंदर है, E3 के अंदर है। उसके स्पेसिफिक केस E2 या E1 भी जो है वो हो सकते हैं। E3 बेसिकली जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूक्लिडियन स्पेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूक्लिडियन स्पेस को मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किया, ये R3 होती है, जिसमें यूनिट वेक्टर्स I J K या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होते हैं। तो ये हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन किसका है, ये t का वेक्टर फंक्शन है। ये वेक्टर फंक्शन किसका है, ये t का है, ऑफ t
किस इंटरवल के अंदर है? इन एन इंटरवल आई, इन एन इंटरवल आई विद दी प्रॉपर्टीज या कंडीशंस, विद दी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो है वो स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी है, ये किन कंडीशन को ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि ये जो एक्स ऑफ टी है, ये जो फंक्शन है एक्स ऑफ टी इज़ ऑफ क्लास C1, सी के ऊपर जो है वो 1 लगाया हुआ है, ठीक है। किसके अंदर? इस इंटरवल के अंदर। ये क्या है? एक्स टी इज़ ऑफ क्लास C1। अब C से स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूस है, C से क्या है? कॉन्टीन्यूस है। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एक्स टी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो? कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस होने का मतलब यह है कि उस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो उससे आंसर अनडिफाइंड ना आए, बल्कि जो है वो वैल्यू जो है वो डिफाइंड आए, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो डेरिवेटिव है उसकी कर्व किसी जगह पे ब्रेक ना हो। तो C1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए? कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ये इसकी जो है वो स्टूडेंट्स क्या है? पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एक्स प्राइम टी, एक्स प्राइम टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स प्राइम टी जैसे आप लोग जो है वो लिखते थे एफ प्राइम एक्स, तो इसका होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी एफ ओवर डी एक्स, ये इसका मतलब होता है। जब प्राइम लगाते हैं तो उसका उस वेरिएबल के हवाले से जो है वो डेरिवेटिव होता है। एफ प्राइम टी लिखा होता तो ये डी एफ ओवर डी टी था, एफ प्राइम जेड लिखा होता तो ये डी एफ ओवर डी जेड था। ये बात आप लोगों ने जो है वो क्लियर रखनी है। तो बहरहाल ये है कि हमारे पास ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में वो ये कहता है कि एक्स प्राइम टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो होगा। ये क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा फॉर ऑल टी इन आई, फॉर ऑल टी इन आई। इस आई के अंदर जितनी भी टी की वैल्यूज़ हैं उन तमाम के ऊपर जो है ये क्या होगा? ये नॉन ज़ीरो होगा। तो इसको, ये जो वेरिएबल हमारे पास आया है टी, ये जो वेरिएबल है टी, इसको क्या कहते हैं? पैरामीटर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। द वेरिएबल टी इज कॉल्ड the variable t is called the parameter of the representation। ये क्या है? ये इस रिप्रेजेंटेशन का जो है वो पैरामीटर है। तो अब हमने जो है वो क्या करना है, इसके बाद अगर कोई फंक्शन जो है वो क्या करे, इन कंडीशन को जो है वो फुलफ़िल करे, तो हम कहेंगे ये जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जो किसी पैरामीटर के ऊपर डिफ़ाइन हो रही है, ये क्या है? दैट इज़ द रेगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हमने बात की कि हमने स्पेस कौन सी लेनी है? यूक्लिडियन स्पेस लेनी है। ठीक है। इफ़ ए बेसिस इज़ चूज़न इन E3, बेसिस का मतलब ये है कि जो बुनियादी वेक्टर हम उठाएंगे जो जिससे जो है वो स्पेस जनरेट हो रही है, इसको बेसिस कहते हैं। तो इफ़ ए बेसिस इज़ चूज़न इन E3, इफ़ ए बेसिस इज़ चूज़न इन E3, यानी कि अब हम जो है वो स्पेस कौन सी यूज़ करेंगे? E3 जो है वो स्पेस यूज़ करेंगे। तो दी इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन या फंक्शन है x इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये बेसिकली क्या है? ये वेक्टर है। ये आपके पास जो है वो x जो है वो क्या है? ये वेक्टर है। बुक वाला जो है वो इसे जो है वो डार्क करके लिखेगा। इज़ इक्विवेलेंट टू 3, इज़ इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर इक्वेशंस। ठीक है, 3 स्केलर इक्वेशंस। ये 3 स्केलर इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस जो हैं वो क्या हैं? मसलन ये जो हमारे पास एक्स टी है, इसकी 3 स्केलर इक्वेशंस आ रही हैं, जिसमें x1 टी, x2 क्या होगा? x2 टी, और
x3 जो है वो क्या होगा, x3 जो है वो t है। ये तीन जो है वो स्केलर इक्वेशंस हैं और ये किस पे डिपेंड करती हैं, या t किसको बिलोंग करता है, ये t जो है वो i को बिलोंग करता है, ये t जो है वो i को बिलोंग करता है। इसको उसने इक्वेशन जो है वो 3.1 का नाम दिया है। चलें हम अपने नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 है और ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2 है। ये बेसिकली इसी इक्वेशन की इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे, दी कंपोनेंट्स, ये क्या कहलाएंगे, दी कंपोनेंट्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू दी बेसिस। इनको क्या कहेंगे, दी कंपोनेंट्स ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ x is equal to xt with respect to basis E3, क्योंकि हम यूक्लिडियन स्पेस ले रहे हैं, उसमें हर वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। यूक्लिडियन स्पेस बेसिकली आपके जो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको जो है वो लेके चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ये कब जो है वो अब ये वाली जो हमारे पास कर्व है ये कब रेगुलर होगी, जब इन तीनों में से कम एक जो है वो लाजमी उसका जो है वो क्या हो, उसका डेरिवेटिव लें तो वो नॉन ज़ीरो हो। और दूसरा ये है कि ये जो सारे हैं हर एक जो है वो क्या हो, वो C1 क्लास हो। C1 क्लास का मतलब ये है कि वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी हो और यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या है, रेगुलर रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल में वो कहता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है जो कि जिसमें ये जो t पैरामीटर है ये -∞ to ∞ डिफाइंड है, ये इसका इंटरवल है, इज़ ए रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब रेगुलर के लिए जो है वो हमने कहा कि ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन तब होगी अगर ये इन कंडीशन को जो है वो क्या करती है, फुलफ़िल करती है। तो अब वो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है। गिवन फंक्शन वो ये है, दैट इज़ xt इज़ इक्वल टू t + 1 e1 + t² + 3 e2, ये हमें जो है वो गिवन है। अब उसके लिए कंडीशन ये थी स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो कंडीशन ये थी कि xt इज़ ऑफ क्लास C1 इन I, xt इज़ ऑफ क्लास C1 इन I, ठीक है। ये हमारी जो है वो क्या है, पहली कंडीशन है। अब इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, xt का पहला जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो x' जो है वो किसके इक्वल आएगा, x' का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम फाइंड कर रहे हैं। t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और ये 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या आ जाएगा, e1। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2t, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये जो है वो e2। ये हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इंटरवल है हमारा -∞ से जो है वो ∞। अब इसके दरमियान अगर आप कोई भी वैल्यू जो है वो रिप्लेस करते हैं तो इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं आता। क्यों कि इधर सिर्फ जो है वो t मौजूद है, t में जो भी वैल्यू पुट करेंगे -∞ या ∞ के अलावा, तो वो जो है वो कोई फाइनाइट नंबर ही होगा। एक बात कि ये क्या है, ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। ये क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो हमने ये पहली बात तो इसकी यही करनी थी कि इज़ कॉन्टीन्यूस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, x which shows x' इज़ कॉन्टीन्यूस। पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, किसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल t, फॉर
ऑल टी, इसको फॉर ऑल टी भी हम जो है वो लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन जो है वो स्टूडेंट्स इसकी ये थी कि एक्स प्राइम टी जो है वो क्या होना चाहिए, ये नॉट ज़ीरो होना चाहिए इन द इंटरवल। एक्स प्राइम टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन द इंटरवल, ठीक है, फॉर ऑल टी इन आई, फॉर ऑल टी इन आई, इस तरह कर लें, फॉर ऑल टी इन आई। तो अब हम जो है वो ये देख लेते हैं कि क्या ये नॉन ज़ीरो ही है। जब हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू स्टूडेंट्स जो है वो पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक्स प्राइम टी इज़ नॉन ज़ीरो, एक्स प्राइम टी इज़ नॉन ज़ीरो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जो है वो इन्फिनिटी, which shows that the curve is a regular parametric representation, which shows that the given curve, which shows that the given curve is a regular parametric representation, is a regular parametric representation, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। और इसको अगर आप जो है वो ग्राफ भी जो है वो शो करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें उसने दो ही वेक्टर्स जो हैं वो लिए हैं, तो आप इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करें तो इस तरह का इसका जो है वो ग्राफ बनता है। ये वाला जो है वो इसका ग्राफ है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये वाला इसका जो है वो क्या है, ग्राफ है। ये हमारे पास x1 है, ये क्या है, ये x2 है, टू डायमेंशनल होने की वजह से ये हमारे पास इसकी जो है वो क्या आ जाएगी, रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल 1, जिसमें हमने ये देखा कि हमने 2 पॉइंट्स जो है वो बेसिकली जो है वो क्या करने होते हैं, प्रूव करने होते हैं कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव उसका जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, उस इंटरवल पे, उस इंटरवल के अंदर तमाम वैल्यूज़ के ऊपर नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये क्या शो करता है कि ये हमारे पास जो है वो रेगुलर रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, इसमें उसने ये पोलर कर्व दी है, क्या है, पोलर कर्व दी है, r इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1। अच्छा, पोलर कर्व्स के हवाले से इसके ग्राफ को जो है वो समझना हो तो स्टूडेंट्स मैंने जो है वो काफ़ी वीडियोस जो हैं वो कैलकुलस की जो छठा चैप्टर है उसके अंदर इस पोलर कर्व्स जो है वो ड्रा करने की जो एक्सरसाइज है उसको अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे आप उसकी थ्योरी और कर्व्स वगैरह जो है वो सारी जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल ये है कि ये हमारे पास जो है वो ग्राफ है, r इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा का ये ग्राफ है, ठीक है, और ये हम ले रहे हैं 0 से लेके 2 पाई तक। थीटा की वेरिएशन का क्या है, 0 से लेके 2 पाई, और ये किस में दिया गया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि r और थीटा जो है जब दिया गया हो तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। इसको किस फॉर्म में लेके जाते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वो लेके जाएंगे। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम देखें तो x किसके इक्वल होता है, जैसे आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है कि x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास x जो है वो क्या है, x1 है, और y जो है वो क्या है, x2 है। तो ये हमारे ये रिलेशन है। अब आप क्या करते हो, इसमें r की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हो। x1 जो है r की जगह पे आएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इन 2 cos थीटा, और x2 की जगह पे आएगा r की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू क्या बनेगा, ये साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसको मज़ीद स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, x2 इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास क्या आ गया, x1 आ गया, x1 और x2 की जो है वो वैल्यू आ गई।
अब हम लिखना चाहते हैं एक्स थीटा, जो हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू, जो इक्वेशन है वो एक्स थीटा बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो स्टूडेंट्स डिफाइंड है, वो थीटा जो है वो डिफाइंड है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स थीटा लिखें तो एक्स थीटा जो है वो पैरामीटर की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, पहले x1 E1 प्लस x2 E2 होगा, यानी कि x1 E1 प्लस x2 E2, ये हमारे पास जो है वो इसकी क्या आएगी स्टूडेंट्स, वैल्यू आएगी। तो इसको अगर हम जो है वो यूज़ करें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास इसमें वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो, इसमें हम क्या पुट करते हैं, वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो एक्स थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x1 की जगह पे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। साथ E1 और x2 की जगह पे आएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना चेक करना चाह रहे हैं क्या ये रेगुलर है या नहीं है। रेगुलर की जो है वो स्टूडेंट्स हमने पढ़ी कि दो जो है वो क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को हमने जो है वो बेसिकली क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये उसको जो है वो सेटिस्फाई करती हैं या जो है वो नहीं करती। इसमें एक्स थीटा जो है वो किसके इक्वल आया है, एक्स थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू E1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू जो है वो क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्राइम थीटा, ये 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर ये जो कॉज है ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन, तो ये प्लस साइन थीटा बन जाएगा। इसके साथ आएगा E1 प्लस ये साइन 2 थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस 2 थीटा, और साथ 2 आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आके ये E2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स प्राइम थीटा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये एक्स प्राइम थीटा ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास जो है वो क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, अगर मैं कॉमन लूँ तो ये 1 माइनस 4 cos थीटा जो है वो लिखा जा सकता है E1 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा E2 है। अब इस सारे के अंदर साइन और काज ही है, और साइन और काज की डोमेन 0 से लेके 2 पाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्टीन्यूस है, यानी कि एक्स प्राइम थीटा इज़ कॉन्टीन्यूस। तो वो जो एक कंडीशन थी C1 वाली इन 0 to 2 पाई, तो ये जो कंडीशन थी वो स्टूडेंट्स क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है कि एक्स प्राइम थीटा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, वो कॉन्टीन्यूस है। दूसरी जो हमने कंडीशन जो है वो प्रूफ करनी है वो क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है इसके दौरान। तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अगर जो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो फंक्शन होगा वो भी जो है वो नॉन ज़ीरो ही होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्राइम थीटा का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये हमारे पास है साइन थीटा, ये साइन थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मैं ये है वो लिखता हूँ, इसी को लिख लें। तो ये साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, इसे लिखा जा सकता है। अभी मॉड हम नहीं लेते, इसको चेंज करते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये E1 आ जाएगा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये E2 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा, यानी कि एक्स प्राइम थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू E1 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू जो है वो क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब हम इसका जो है वो मॉड लेते हैं। तो
तो एक्स प्राइम थीटा जो है वो मॉड वो किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, इसका जो है वो स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको आप जो है वो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 साइन थीटा साइन 2 थीटा, प्लस ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा, और इसके ऊपर जो है वो क्या है, ये स्क्वायर रूट है। अब हम ये देखते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, प्लस 4 मैं कॉमन ले लूँ, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है और ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, 4 कॉमन लेने के बाद ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास ये थीटा प्राइम एक्स प्राइम थीटा जो है वो इसके इक्वल आ गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस थीटा इसका स्क्वायर रूट, या 5 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा जो है वो 0 से लेके कितना जो है वो 2 पाई वेरी करता है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो दोनों कंडीशंस हैं वो क्या हो गई, फुलफ़िल हो गई, लिहाजा ये जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रेगुलर रिप्रेजेंटेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर, और यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स हम एक बात जो है वो नोट करेंगे, वो क्या है कि ए रेगुलर रिप्रेजेंटेशन, ए रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन x इज इक्वल टू एक्स टी ऑन आई कैन हैव मल्टीपल पॉइंट्स। ये जो है वो रेगुलर रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो रख सकती है। मल्टी पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के ऊपर इस आई के अंदर जो है वो इमेज जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि उसके ऊपर जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो इसको हम कहेंगे कि वो जो है वो क्या रखती है, मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो रखती है। ठीक है, मसलन मल्टीपल पॉइंट का मतलब ये है कि एक ही वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ उसके ऊपर जो है वो क्या कर रही होती हैं, मैच कर रही होती हैं। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है कि कब जो है वो 1 to 1 होगा, इसका मतलब 1 to 1 नहीं होगा। अब ये कह लेना कि ये फ़र्ज़ करें ये एक्स टी जो है वो हमारे पास था फंक्शन, तो xt1 और xt2 जब इक्वल हो गए हैं तो ये बेसिकली एक ही पॉइंट है। अब इस पॉइंट एक से ये t1 और t2 दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। ये जो फंक्शन x है t1 पे अप्लाई करता है तो xt1 आता है, t2 पे अप्लाई करता है तो xt2 आता है, और ये बेसिकली एक ही वैल्यू है। तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ जब एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो मैप हो रही हूँ तो इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो इफ़ x इज़ इक्वल टू, या दूसरे लफ्ज़ों में 1 1 नहीं है, 1 1 में क्या होता है कि एक वैल्यू के लिए इधर एक ही वैल्यू जो है वो मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं 1 1। तो 1 1 कब होगा, अगर हम उसकी डोमेन को क्या कर लें, रिस्ट्रिक्ट कर लें। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं थे। जब 1 1 नहीं थे तो उनको हमने उसकी डोमेन को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, नेबरहुड के ऊपर लेके आए, किसी एक वैल्यू के करीब लेके आए, जहाँ पे वो क्या होता था, वो जो फंक्शन है वो क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है या 1 1 फंक्शन बनता है। यही सेम केस वो कह रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी नेबरहुड जो है वो मौजूद होगी जिसके अंदर जो फंक्शन होगा या वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, 1 1 होंगी। तो इफ़ x इज इक्वल टू एक्स टी एज ए रेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑन आई, देन फॉर ईच टी नॉड इन आई देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब ये टी नॉड है तो इसके इर्द गिर्द कोई वैल्यू जो है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो वो इसकी क्या होगी, टी नॉड की जो है वो नेबरहुड होगी, इन विच एक्स टी इज़ 1 1, जिसके अंदर जो है वो एक्स टी क्या होता है, 1 1 होता है। तो ये थ्योरम है, इसको आगे जाके हम जो है वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर प्रूव भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। एग्जांपल में ये है कि ये जो फंक्शन गिवन है x इज़ इक्वल टू दिस, इसको आप जो है वो क्या लिख सकते हो, x थीटा भी लिख सकते हो कि ये थीटा पे डिपेंडेंट जो है वो फंक्शन है।
दिस, जिसमें ए इज़ नॉन ज़ीरो और थीटा की वेरिएशन या इंटरवल जो है वो -∞ टू इन्फिनिटी है। हमने ये प्रूव करना है कि ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए, और ये कर्व जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल ऑफ रेडियस ए अबाउट द ओरिजिन, इसको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो हमने रेगुलर की रिप्रेजेंटेशन के लिए वही कंडीशन जो है वो चेक करनी है। तो गिवन कर्व जो है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन कर्व क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स थीटा गिवन है। क्या है, एक्स थीटा जो है वो किसके इक्वल गिवन है, ए कॉस थीटा E1 प्लस ए साइन थीटा E2, ये हमें जो है वो कर्व गिवन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है इन द गिवन इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर। तो हम इसका जो है वो डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा, -a साइन थीटा E1 प्लस a कॉस थीटा E2 आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव। अब क्योंकि साइन और काज है, और साइन और काज जो है वो तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होते हैं, इनकी डोमेन जो है वो -∞ से लेके +∞ होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास इसके ऊपर डिफाइंड है। दूसरी बात ये है कि हमने एक्स प्राइम थीटा जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वो किसके इक्वल आएगा, तो वो आ जाएगा -a साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा इसका स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो वो खुद वेक्टर भी जो है वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो ही होगा। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट। a स्क्वायर इसमें से कॉमन लो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो ये a आ गया, और a गिवन है कि a जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो जब x प्राइम थीटा जो है वो इसका मैग्नीट्यूड ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्राइम थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ ए रेगुलर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो, जो इससे पहले मैंने थ्योरम में बात की है उसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं अगर इसकी नेबरहुड में चला जाऊँ तो ये जो थीटा को मैं ले लूँ, क्या कि हमारे पास जो वैल्यू है थीटा नॉट, उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर लें, ऐड भी कर लें। जैसे यहाँ पे जो है वो -π/2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लें, π/2 को जो है वो इसके अंदर क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये उसकी जो डोमेन बन जाती है जिसके अंदर इसकी वैल्यू यूनिक रहती है। अदरवाइज़ इसके क्या आते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं। जब हम जो है वो क्या करते हैं, पूरी इस डोमेन को जो है वो यूज़ करते हैं तो उस वक्त इसके मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं। लेकिन इसके लिए जो हमारे पास है थीटा के लिए 1 to 1 फंक्शन होगा, 1 to 1, ठीक है जी। तो ये उस थ्योरम से जो है वो एक अगली हमने बात की कि कब ये मल्टीपल पॉइंट रखता है और कब ये 1 to 1 जो है वो पॉइंट रखता है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। इसमें ये फंक्शन दिया गया है। ये फंक्शन क्या है, x1 = t स्क्वायर है, और x2 जो है वो t <= 1 के लिए 0 है और t <= 0 के लिए ये फंक्शन है। यानी कि x2 जो है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, और t हमारा इंटरवल -∞ से लेके इन्फिनिटी तक है। अब इसको हम जो है वो चेक करते हैं कि क्या ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। ये एक तो कंडीशन स्टूडेंट्स इसकी फुलफ़िल होती है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या आता है, 2t आता है। इसका डेरिवेटिव ले 0, जब जो है वो तो t = 0 के ऊपर जो है ये इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो 0 हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ये कॉन्टीन्यूस है एट ऑल t, ठीक है। यानी कि इसके जो डेरिवेटिव्स आप लेते हैं वो अनडिफाइंड, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड नहीं है, किसी भी वैल्यू के ऊपर जो है ये अनडिफाइंड नहीं आते। लेकिन जब हम 0 के ऊपर इसकी बात करते हैं तो ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इसका क्या है, वो 0 है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा तो उसमें हमने ये कहा था कि ये रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ये जो है वो रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है अगर आप नोट करें तो इस t = 0 की हर नेबरहुड के ऊपर, ये t = 0 की
हर नेबरहुड के ऊपर जो है वो इसकी 1 to 1 रिलेशन नहीं है, बल्कि ये जो है वो क्या रखता है, मल्टीपल पॉइंट्स रखता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डिस्कशन थी जिसमें हमने रेगुलर रिप्रेजेंटेशन या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन की जो है वो बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर कर्व्स जो हैं वो क्या होती हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।